नमस्कार, मैं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल और आप हमारा खास कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू विद केशव पंडित। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाई टीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से। और आज हमारे लाइव इंटरव्यू में खास मेहमान हैं देवेंद्र सिंह जी, संस्थापक हैं हिंदी यूएसए के और सीधे इस वक्त अमेरिका से जुड़े हैं। देवेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। जी नमस्कार केशव जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, शुरुआत हम करते हैं बसंत पंचमी से ही, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और माँ बागवानी भी इन्हें कहा जाता है। और हिंदी से लगातार जो हिंदी लिखने जानने वाले हैं और मानने वाले हैं वो माँ शारदे को बहुत जो है ज्यादा जो है पूजा पाठ और पद्धति में भी जो है यकीन करते हैं। तो आप जो है आज क्या कहेंगे आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर? शुरुआत हम यहीं से करते हैं। मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी हम लोग शायद नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमारी जो स्वयं की चीजें हैं वो पिछड़ती जा रही हैं। और तो दूसरों की चीजों जो अच्छी हैं उनको अपनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी चीजें जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को शर्म नहीं आनी चाहिए। तो मेरा भारतीयों को ये संदेश रहेगा कि हम लोग को बसंत पंचमी से ये प्रण लें कि हम लोग अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करेंगे। सिंह साहब, सबसे बड़ी चीज ये आती है कि 2014 के पहले जहां भारतीय ही खुद हिंदी से गुरेज करते थे और अन्य कई भाषाएं हैं जिनमें जाना बहुत ही पसंद करते थे, उसको लाइक करते थे, समझते थे कि अगर हम वो नहीं जानते हैं तो हम फिर संसार में शायद कुछ न जानते हो। लेकिन 2014 के बाद से जहां प्रधानमंत्री जी ने सीधे बड़े मंचों से हिंदी बोलना आरंभ किया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जो है हिंदी बनी, मान्यता भी मिली, इस पर क्या कहेंगे? आपका कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा, आपकी जो आवाज गूंज रही है, तो वो आपका प्रश्न सही नहीं। आप उसको रिपीट करेंगे एक बार? जी बिल्कुल। 2014 से पहले जहां भारतीय खुद जो है हिंदी से गुरेज करते थे और बचते थे, चाहे वो राष्ट्र में हो या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने हिंदी में ही भाषण दिए, चाहे वो देश में हो या फिर वो विदेश में हो, तो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बनी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के पहले हम लोग को सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अपने देश में अगर हमारी भाषा मजबूत होगी तभी बाहर मजबूत होगी। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग जैसे भारत में रहते हैं वो भारतीय अपने को मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे दिल में भारत बसता है तो हम लोग सभी भारतीय हैं। और हम लोग संसार में कहीं भी रहते हुए हैं तो हम भारतीय हम लोग को मानना चाहिए। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करें, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कि भारत में रहने वाले विशेषकर हिंदू लोग जो हैं उन्हें अपनी भाषा बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए और तभी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। लेकिन अगर हमारी स्वयं की पहचान नहीं है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में बहुत हमको दिक्कत आएगी। जी, हिंदी को बढ़ाने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जब साहित्य लोग पढ़ेंगे तभी शायद हिंदी को समझ पाएंगे और हिंदी को समझने के लिए लोगों को साहित्य पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज का साहित्य आपको नहीं लगता है कि जहां एक तरफ जो गलत चीजें परोसी जा रही हैं और वो साहित्य खोता जा रहा है कहीं ना कहीं? तो साहित्य की एक अलग अपनी पहचान है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी सहज अगर चीजें होती हैं तो जनमानस में उतनी जल्दी वो प्रचलन में आती हैं। तो साहित्य भी जरूरी है, वो अपने स्तर पे लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जितनी सहज चीजें होंगी, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने संस्कृत भाषा जो खो दी क्योंकि प्रचलन की भाषा नहीं रह पाई। तो हम लोग जितना भी हमारे पास अभी चीजें बची हैं उनको सहज बनाएं और बोलचाल की भाषा में लाएं। अगर कुछ शब्द उर्दू के आ जाते हैं, कुछ अंग्रेजी के हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जो भाषा हम लोग को
जो बोल रहे हैं बोलचाल की भाषा बनाएं और कोशिश करें कि संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द जितने ज्यादा बोल सके, लेकिन इसमें शर्म नहीं हम लोग को आनी चाहिए कि हम लोगों ने अंग्रेजी बोल दी या उर्दू के शब्द उसमें आ गए। यदि हमारा जो अंदर से जो प्रयास ये होना चाहिए कि भाषा जितनी ज्यादा से ज्यादा बोले और धीरे धीरे फिर भाषा जो है वो रिफाइन होती जाएगी, उसमें शब्द अपने ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे। तो ये जो है मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय का ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और इसको जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इसको इसमें प्रयास करेंगे तभी भाषा जो है अच्छी सुदृढ़ और मजबूत होगी और ज्यादा से ज्यादा इसका जो बेस है वो बनेगा और विदेशों में भी लोग इसको पसंद करेंगे। आप हमारे दर्शकों को हिंदी यूएसए के बारे में बताएं कि संस्थान को बनाने का क्या उद्देश्य था और कहां से ख्याल आया कि इसे बनाया जाए और इसका मिशन क्या है और विजन क्या है। हिंदी यूएसए हम लोगों ने करीब 22-23 वर्ष पहले जब यहाँ अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य उस समय हम लोगों को ये था कि हम लोग के बच्चे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं और बच्चों को अगर हम लोग को अपनी संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से जोड़ना है तो भाषा एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो वो वैसे हम लोगों ने शुरू की कि सबसे पहले तो बच्चों को घर में हिंदी पढ़ाएं। फिर हमने सोचा कि अगर बच्चे को अगर बहुत अच्छी हिंदी सीख लेगा तो उसको बोलने वाला माहौल चाहिए, क्योंकि आप अगर सचिन तेंदुलकर घर में बना लेते हैं तो वो क्रिकेट किससे खेलेगा। तो हम लोगों ने फिर सब कुछ लोग मिलके 5-6 लोग मिलके जिनके बच्चे छोटे थे सब लोग ने हम लोगों ने स्थापना की हिंदी यूएसए की। और फिर धीरे धीरे ये संस्था बड़ी होती गई, फिर यंग लोग जुड़ते गए इसमें। सभी लोगों को लगा कि हाँ भी ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे जुड़ के हम लोग को काम करना चाहिए, बच्चों को फायदा है। अब तो हम लोग के सब बच्चे बड़े होके कॉलेज में हैं और काम कर रहे हैं। तो ये हमारा था उद्देश्य कि अगर हम लोग भाषा को बढ़ाएंगे तो हमारी हिंदू संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और हम लोग इस देश में रह के कुछ चीजें बचा पाएंगे। और हो सकता है कि भारत भी कभी हम लोग को यहाँ से निर्यात करने पड़े भाषा, अगर वहां से गायब हो जाती है तो अमेरिका में हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहां बचा के रखे। तो हम लोग ये मानना था कि हम लोग के भारत अगर दिल में बसता है तो हम लोग अच्छे भारतीय हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भी आप लोग देश से बाहर क्यों चले गए, आप तो अच्छे देशभक्त नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं हम लोग कितने अच्छे देशभक्त हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में भारत है तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हमारा जो भारत जो है हमारे पास रहेगा। और यहाँ के बच्चों को भी यही मैं बोलता हूँ कि भाई, क्योंकि बच्चों को तो कनेक्ट नहीं कर पाते भारत से डायरेक्टली, क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो अगर हम उनको बोलते हैं कि भी हम लोग भारत माता बोलते हैं, अगर वो हमारी माता है तो आपकी भी कुछ लगेगी, वो दादी है या आप भी उसको माता माने, जो भी माने, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता है भाषा से है तो आप हमारे बच्चे हो तो आपका भी रिश्ता है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों को अगर बताएंगे तो उनको जुड़ने में आसानी होगी। और बच्चे जब हमको काम करना कुछ देखते हैं तभी उनको लगता है कि हाँ ये काम महत्वपूर्ण है, हम भी अपने माता पिता से काम से जुड़े। तो वो हम लोग को अगर अच्छे उदाहरण पेश करते हैं अपने को तो बच्चों को भी उससे जुड़ने में आसानी होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब हम कुछ काम करते हैं तो शायद बच्चे बिल्कुल सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर कहीं हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ही इस काम को जो है बढ़ावा पिताजी जो है दे रहे हैं। लेकिन साथ ही 2-3 और प्रश्न हैं जिनको लेकर के लगातार लोग अब चैट बॉक्स में कमेंट भी जो है कर रहे हैं कि जब वसुधैव कुटुंबकम की वसुधैव कुटुंबकम की जब बात की जाती है, पूरी धरती जो है वो हमारा परिवार है, तो हम किसी भी जगह रहे, लेकिन हम ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी मातृभूमि को ना भूलें, हम अपनी जन्मभूमि को ना भूलें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। धरा के किसी भी भाग पर रह सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। अगर कल को मंगल ग्रह पर चले गए तो क्या हम देशभक्त नहीं होंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं, वो तो जैसे पहले मैंने बोला, कहीं भी अगर भारत हमारे दिल में बसता है तो हम कहीं भी चले जाएं। और दूसरे देशों से हम लोग को सीखना चाहिए, जो खासकर जो इजराइल है, यहाँ पे ज्यूइश लोग काफी हैं अमेरिका में। तो वो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि भी आप यहाँ रहते हैं, आप अपने को देशभक्त बोलते हैं। और तो वही मेरा उनसे कहना है कि भी हम अगर देशभक्त बोलते हैं तो हमारे दोनों देशों से हमारी जो है
वो संबंध है। अमेरिका के भी हम देशभक्त हैं और भारत के भी हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिक हो गए, लेकिन हमारी सांस्कृतिक नागरिकता जो है अभी भी भारत की है। तो उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इजरायली हैं, जूइश लोग, वो भी अमेरिका में रहते हैं, उनसे इजराइल से अच्छा संबंध है। तो हम लोग अगर भारत से अच्छा संबंध रखेंगे तो दोनों देशों का फायदा है। हम जो भारतीय कहीं भी रहते हैं, उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और उसमें सभी लोगों को मालूम है कि भारतीय लोग जहाँ भी जाते हैं वो मेहनत करते हैं उस देश के लिए। और अगर भारत से भी अच्छे संबंध होंगे तो उस देश का भी फायदा है। तो दोनों चीजें जो हैं मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। हम लोग कहीं भी रहें, वासुदेव कुटुंबकम जो है अगर हम मानते हैं तो, पर मुझे लगता है कि दूसरा अगर व्यक्ति मानेगा तभी इसकी जो है इसकी मान्यता ज्यादा होगी। अगर दूसरे लोग नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि इस फ्रेज को बहुत ज्यादा हम लोगों को यूज में नहीं लाना चाहिए। लेकिन कई और भी तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चाएं हमेशा करते रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन हिंदी का पखवाड़ा भी आता है कि 7 दिन, लेकिन उन 7 दिनों में होता कुछ नहीं। शायद उन 7 दिनों में भी वो जो भाषण दिए जाते हैं वो महत्वपूर्ण ये होते हैं कि शायद राहुल गांधी जी या तमाम देश के राजनेता जो हैं वो भी अंग्रेजी में ही भाषण दे रहे होते हैं। वो न उनके सम्मान को समझते हैं न संस्कृति को, लेकिन दूसरों पर जो है कटाक्ष देश के ही लोग करते रहते हैं। लेकिन साथ ही जो है आपका सम्मेलन जो वहां पर ऑर्गेनाइज आप करते हैं, जो हमारे देश से जो वहां पर आप संचालन करते हैं, और हमारे देश के तमाम जो बड़े कवि हैं वो भी जुड़ते हैं आपके वहां पर, तो किस तरह से आप जो है साल में वर्ष में आप करते हैं, किस तरह से आपका सम्मेलन का आप आयोजन वहां पर करवाते हैं? हम लोग एक बहुत बड़ा अभी कर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम लोग एक वार्षिक हमारा एक कार्यक्रम होता है हिंदी महोत्सव। वो बहुत ही छोटे स्तर पे प्रारंभ हुआ था। पहले एक दिन का कार्यक्रम होता था, फिर धीरे धीरे हमारे पास शुरू में गिने चुने बच्चे थे, 40-50 बच्चे थे, फिर 100 बच्चे हुए। अभी हम लोग करीब 4000 से ज्यादा बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं और पूरे अमेरिका। जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, इस बारे में भी मेरी दिलचस्पी है जानने की कि हिंदी वैसे जो वहां पर संचालित हो रही है संस्था, वो हिंदी को कैसे बढ़ाते हैं? कोई आपने जो है पाठशाला आपने बनाई है, या फिर आप किस तरह से उसको बढ़ा पा रहे हैं और लोगों को कैसे आप बढ़ा पा रहे हैं? हिंदी का हमारा पूरा अपना हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है, और यहाँ पे मेरी पत्नी रचिता सिंह उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने करीब 27 पुस्तकें लिखी हैं। हमारा स्वयं का प्रकाशन है दिल्ली में, और वो लोग हमारी पुस्तकें छापते हैं और फिर शिप होके आती हैं हर वर्ष। तो हमारे 9 स्तर हैं, 9 स्तर हैं, कनिष्ठ 1 से लेके उच्च स्तर 2 तक। और उसमें हर स्तर की अपनी अपनी पुस्तक है, अपना अपना पाठ्यक्रम है। कोई कुछ पुस्तकें आप बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कि वो किस प्रकाशन से है, पुस्तकों के नाम क्या है, कि वो शायद उन्हें लेने में जो मेरे पास अभी सामने उपलब्ध है, तो मैं ऐसी पिक्चर दिखा रहा हूँ। और ये हर स्तर की, सब स्तर की तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास है तो वो मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ। और ये हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप नाम जी वेबसाइट आप ये www.hindiusa.org पे जाएंगे तो वहां पे हर जो स्तर का पाठ्यक्रम लगा हुआ है, पुस्तकों की पिक्चरें हैं, और हमारी संस्था के बारे में भी वहां जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे हमारे 25 जो पाठशालाएं हमारी स्वयं हिंदी यूएसए की चलती हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत से लोग, दूसरी संस्थाएं और कुछ व्यक्ति हैं जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्वयं का कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड पाठ्यक्रम, सिलेबस, पुस्तकें वगैरह नहीं है। तो हम लोग उनकी सहायता करते हैं। वो हमारा पाठ्यक्रम, हमारी पुस्तकें वगैरह लेके और अपने वहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो हमने देखा है कि प्रारंभ में उनके पास ज्यादा विद्यार्थी नहीं आते थे और कार्यक्रम उनका बहुत अच्छा नहीं चलता था, लेकिन जब वो हिंदी यूएसए से जुड़े और उन्होंने हमारी पुस्तकें और हमारा पाठ्यक्रम लेना प्रारंभ किया, तो वहाँ पे उनका जो विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी
और उनका कार्यक्रम भी अच्छा चला, लोग उसको पसंद भी करने लगे। तो हमारा ये 25 साल का जो अनुभव है, उसको जो भी संस्थाएं हैं जो अपना वॉलंटियर कर रही हैं, तो उनकी हम लोग सहायता करते रहते हैं। जी सिंह साहब, एक और सवाल है आपसे कि अमेरिका में कितने देशों के बच्चे लगभग, क्योंकि आप इतने वर्षों से आप लगातार काम कर रहे हैं, 22-23 वर्षों से हिंदी यूएसए के लिए, तो कितने देशों के लोग अभी तक जो है आपसे हिंदी वहां सीख चुके हैं? क्योंकि अमेरिका के भी बच्चे होंगे, बाहर के भी बच्चे होंगे, शायद अन्य देशों के भी, जो अमेरिका में आपके द्वारा जो है पढ़े होंगे और सीखे होंगे। ज्यादातर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय और मूल। भारतीय मूल के हैं और यहाँ ही पे पैदा हुए हैं ज्यादातर विद्यार्थी। कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटी सी आयु में यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे ज्यादा बड़े हो रहे हैं, वो भी है, वैसे भी हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हैं, जैसे H1 वीसा, जो टेम्पररी वीसा होता है, उसमें उनके अभिभावक आए हैं। तो कुछ लोग हैं, उनको भारत जाना है और उनको मालूम है कि भारत जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी एज ए सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो वो हमारी संस्था से जुड़े रहते हैं ताकि जब भारत जाएं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। वहां जाके उनके बच्चे जो यहाँ पे हिंदी सीखेंगे तो वहां जाके जल्दी से एडजस्ट हो जाएं। ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे कुछ लोगों ने अमेरिकन से, जैसे उनकी शादी हो गई है तो उनके बच्चे हैं, तो उनमें से या तो पत्नी है या पति है, वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। बहुत ज्यादा प्योर जिनको अमेरिकन आप बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थी गिने चुने होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ये हमारा जो काम है, ये अपने बच्चों को यहाँ पे हिंदू संस्कृति से जोड़ना, इसको हम लोग ऐसे प्रचार नहीं करते हैं बाहर, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे जो है हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़े रहें। और हिंदी जो है भाषा बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि इससे आप जो यहाँ पे अभी तो बॉलीवुड की बात बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो चरित्र है, वहाँ से जैसी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक ये भी माध्यम था कि बच्चे हिंदी सिनेमा देखेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पे जब भारत जाते हैं हमारे बच्चे, तो वहाँ पे उनके दादा दादी हैं या उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे हिंदी में बात कर पाएंगे। तो ये जो मेन हमारा जो उद्देश्य था, इसी को लेके हमने चले थे। और अभी काफी हद तक ये मेरे ख्याल लगता है कि सफलता हम लोगों को मिली है, क्योंकि बच्चों का नंबर अगर 4000 है, हम लोगों ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि 4000 से ज्यादा बच्चों को हम लोग हिंदी कभी पढ़ाएंगे। बहुत ही छोटे स्तर में शुरू किया था, और हमारे तो एक कार्यकर्ता के रूप में कि भी चलो हम लोग को अपने बच्चों को हिंदी सिखानी है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो कार्यक्रम जो अच्छा चलता गया, तो ये तो हमारी जो शिक्षिकाएं हैं उनका पूरा उनको श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने हिंदी के लिए इतने ज्यादा काम किया और लोगों ने पसंद किया। बिल्कुल जी, दो देशों को जोड़ने का काम सिर्फ देश नहीं करते हैं, लोग ही मिलकर के हमेशा करते हैं। उसमें आप कहीं अगर बात करें, चाहे वो खेल हो या फिर वो भाषा हो, लेकिन माँ हिंदी से प्रेम आपका कितना है, ये दर्शक भी देख रहे हैं और हमने भी महसूस किया है। लेकिन हम ये चाहते हैं भारत सरकार से भी कि कहीं न कहीं वो जो है आपको एक जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार दिया जाता है, उससे भी आपको नवाजे, जिससे कि जो अन्य लोग जिस तरह से माँ हिंदी से प्रेम करते हैं और वो भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, शायद उनके मन में जो है कि हौसला अफजाई हो सके। जी देखिए, पुरस्कार तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई भी पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं। जी ये तो भारतीयों में एक चीज जो मैंने देखी है, हम लोग एक संगठित होके एक काम बहुत लंबे समय तक हम लोग करने के लिए, ऐसा हमारी लगता है कि जीन में नहीं है। और हम उसके लिए, जैसे चाइनीज लोग हैं, वो यहाँ पे अमेरिका में भी उनकी बहुत ज्यादा, यहाँ पे हाई स्कूल और कॉलेज वगैरह में भी उनकी भाषा पढ़ाई जाती है। हमारी जो जब हिंदी की बात आती है, तो इसमें एक कठिनाई ये है कि हम लोग अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, और अंग्रेजी जब हम बहुत अच्छी बोल लेते हैं तो वो बहुत से अभिभावकों को लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो चाइनीज सीख लें या स्पेनिश सीख लें या फ्रेंच सीख लें या जर्मन सीख लें हाई स्कूल में। हिंदी तो ये हिंदी यूएसए में भेज देंगे, ये सिखा लेंगे, ये हम लोग घर में सिखा लेंगे।
तो हम लोग क्या है कि ओवर स्मार्ट जिसको कहते हैं, भारतीय हम लोग ओवर स्मार्ट हैं, उसके कारण जो है हमारी भाषा जो है उसको उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना कि उसको मिलना चाहिए। तो ये जो है मुझे मालूम नहीं क्या कारण है, स्टॉकहोम सिंड्रोम भी इसको बोला जा सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे में जो एक अग्रेसिव, हम लोग कहते हैं कि पहले आप करके और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के में हम लोग नहीं रहते हैं ज्यादा, दूसरे की गाड़ी आगे निकल जाए तो वो जो है कहीं कहीं तो वो अच्छी चीज है जहाँ पे सद्भाव की भावना है और दोनों जो पार्टी हैं एक दूसरे को दोनों को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन की भावना आती है वहां पे ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो है डट के अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं। मैं अभी एक क्रिकेट की जो मैं एक शोएब अख्तर कोई के पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था, रिटायर हो गया, उसका मैं सुन रहा था। तो वो ये कह रहा था कि भारत में जो है हम लोगों के बहुत छोटी सी कंट्री है, छोटा सा देश है पाकिस्तान, वहां से बहुत अच्छे फास्ट बॉलर निकलते हैं। और वो बता रहा था कि भारत में इसलिए अच्छे फास्ट बॉलर नहीं निकलते कि हम लोगों में वो एग्रेसिवनेस, जिसको किलिंग इंस्टिंक्ट बोलते हैं, वो जो है उसका अभाव है। और तो मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा था। हम लोग अपनी चीज बढ़ाने के लिए कभी भी आगे आके अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते। तो वो बहुत मुझे लगता है कि आवश्यक है चीजें, वो जो हम लोग जिसमें कमी है। तो कमी जिस चीज की है, जब तक हम लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं तो उसको फिर हम उसके लिए काम भी नहीं करना पाएंगे। जैसे हम लोग को अगर 5 किलो अपना वजन कम करना है तो पहले तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि हमारे पास हम ओवरवेट हैं, 5 किलो या 10 किलो हमको वजन कम करना है। यदि हम उसको मानते ही नहीं कि हमारा वजन ज्यादा है तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो किसी से भी अच्छी सीख हमको मिलती है। तो मैंने इसका शोएब अख्तर को एग्जाम्पल ऐसे ही दिया कि भी मुझे लगा कि हाँ वो बात तो सही बोल रहा है कि हम लोगों में एक किलिंग जैसे स्पिरिट होना चाहिए, इंस्टिंक्टिवनेस की भी हमको अपनी भाषा और अपना धर्म को आगे बढ़ाना है। उसकी कमी मुझे लगता है कि हम में है। जी, हिंदी से प्रेम हो और साहित्य में रुचि ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी रचनाएं लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, क्योंकि हिंदी से आपकी रुचि है, प्रेम है आपको, तो आपने साहित्य में भी आपने बहुत कुछ लिखा होगा, क्योंकि आपकी कई पुस्तकें भी आ चुकी हैं और शायद और बहुत सारी आए। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। जी राइट, मैं कुछ रचनाएं तो लिखी है मैंने और एक दो कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक ऐसे गुनगुनाता हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ एस्टेब्लिश, ऐसी गुनगुनाता रहता हूँ तो वो एक बन जाती है कोई ना कोई कविता। तो ऐसी गुनगुना के कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ सभी दर्शकों के लिए। अपनी संस्कृति और भाषा पे हमारे को गर्व क्यों नहीं है, इस पे ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे थे, तो प्रश्न पूछते पूछते कुछ ऐसी कविता बन गई थी, तो वो मैं कुछ गुनगुनाऊंगा। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं, इस व्यवहार में उतारा क्यों नहीं, अरे इस व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। दिनों दिन इसे हम भूलते गए, दिल ने हमें है धिक्कारा क्यों नहीं। राष्ट्र की जो भाषा इसे मानते हैं आप, हिंदी का हर काम है तुम्हारा क्यों नहीं। राय देते फिरते हम यहाँ और वहाँ, बीड़ा काम करने का हमारा क्यों नहीं। हिंदी सबसे बड़ी सारे जहान में, ये सच हमने स्वीकारा क्यों नहीं। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं, इसे व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। खाते हम सब लोग पिज्जा तो हमेशा, पर लड्डू के बिना भी गुजारा तो नहीं।
शिकवा नहीं है हमें हाय हेलो से, शिकवा नहीं है हमें हाय हेलो से, पर नमस्ते कह के पुकारा क्यों नहीं। पढ़ सकते हैं हम शेक्सपियर को, पर रामायण बिना किनारा तो नहीं। यूं देखे हमने बड़े बड़े भवन यहाँ, खेत खलिहान सा नजारा तो नहीं। टीवी दिखाता अश्लीलता यहाँ, यहाँ कोई भी बच्चा कंवारा तो नहीं। ओपन यहाँ सारा लव है मगर, ओपन यहाँ सारा लव है मगर, घूंघट की ओट का नजारा तो नहीं। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं, इसे व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। ये ऐसी चलती जाती है दो दो लाइन की कड़ी में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसको यहीं रोकता हूं क्योंकि फिर समय बहुत ज्यादा चला जाएगा एक ही कविता में। बिल्कुल आपकी कविता में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपने जो लड्डू का जिक्र किया, आपने जो संस्कृति का जो आपने जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ है। वो इसलिए कि तमाम साहित्यकार लिखते हैं एक विजन बना करके, एक मिशन बना करके इस कविता को कंप्लीट करना है और सिर्फ इसमें इतनी ही चीजें रहे, लेकिन इसमें कोई बंदिशें नहीं थी इस कविता में कि ये चीजें रहे। उसमें सिर्फ हिंदी और हिंदी के बारे में कि हम उस चीज को भी कर सकते हैं, हमने क्यों नहीं किया, हम स्वीकारना ही नहीं चाहते, हम उसको जाहिर नहीं करना चाहते कि नहीं हम इस चीज में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो और कोई आप संदेश आप हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे हिंदी विषय के बारे में, हिंदी के बारे में? जी। संदेश मेरा यही रहेगा कि अपनी जो चीजें हैं उनको आगे लाने के लिए हम लोग को शर्म महसूस ना करें। और जैसे मुझे लगता है कि भारत को कहते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां के लोग बहुत अमीर हैं। देश चाहे गरीब हो लेकिन लोग बहुत अमीर हैं। ऐसे हिंदी जो है सभी लोग बोलते हैं, सभी दिल की भाषा है, लेकिन हम उसको राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए हैं क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। या तो हम लोग अपने प्रांतों में बटे हैं या हम अपनी भाषाओं में बटे हुए हैं। कोई भी जो देश है, जो कि आप देखेंगे जो भी विकसित देश है और जो मजबूत देश है, वहां की एक भाषा होती है। क्योंकि जब आपके प्रतीक बहुत ही मजबूत होते हैं, हमारे सिंबल बहुत मजबूत होते हैं, तभी हम उनसे जुड़ते हैं। किसी कमजोर कड़ी से हम लोग जुड़ेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग नहीं संभल पाएंगे क्योंकि वो सक्षम नहीं है, जो वो इतनी मजबूत चीज नहीं है जिससे हम लोग जुड़े हैं। तो हमारी भाषा मजबूत होगी तो हमारा धर्म मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे, हमारा देश भी मजबूत होगा। आप किसी भी देश को देख लें, अंग्रेजी जो है पूरे विश्व की भाषा नहीं है। अंग्रेजी बहुत गिने चुने देशों में बोली जाती है और जो अच्छे मजबूत देश हैं आप देखेंगे, रशिया में रशियन बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, इटली में इटालियन बोलते हैं, इजराइल भी देश है अपना, वहां पे उनकी भाषा है। तो जितने भी देशों में, चाइना में अपनी चाइनीज भाषा चलती है, लेकिन जब भारत आता है तो वहां पे हम लोग कहते हैं नहीं, सबकी भाषा सब कुछ है। जो फुटबॉल की तरह हम लोग फेंकते रहते हैं इधर उधर करके, तो वो मुझे लगता है कि मेरा वही संदेश रहेगा कि हम लोग राष्ट्रभाषा एक बनाएं और उसमें अगर हम लोग अंग्रेजी को अपनी देश की भाषा बनाने के लिए तैयार हैं, जो कि विदेशी भाषा है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी बनाने में क्यों इतनी लोग इतना लड़ाई करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि सभी जो प्रांत हैं एक दूसरे प्रांत की भाषाएं पढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में हम लोग तमिलनाडु पढ़ाएं, मध्य प्रदेश में मलयालम पढ़ाएं और एक्सचेंज ऐसा करते रहें। तो सब लोग जो है, क्योंकि हम लोग को ये सुविधा नहीं मिली जब हम लोग भारत में पढ़ते थे, तो इंग्लिश या हिंदी ही हम लोग पढ़ते थे। तो देश को भी जोड़ने के लिए मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे जो धाम हैं वहां पे भी लोग जो हैं पुजारी हैं, जो हमारे दक्षिण से हैं, तो वो वहां पे नॉर्थ उत्तर भारत से आता है पुजारी, और
तो ऐसे एक्सचेंज हम लोग करते रहेंगे तो वो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हिंदी हम लोग थोपते हैं तो दक्षिण में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि भी हम लोग हिंदी उन पे थोप रहे हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की भाषा सीखेंगे तो उन लोग बहुत सहज रूप से हिंदी को वो लोग स्वीकार करेंगे। तो मेरा यही सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं और उसमें हम लोगों को जितने अगर हम लोगों को मजबूत बना लेंगे तो वो हमारी जो पहचान जो है एक भाषा से हो सकती है। सभी लोग बोलेंगे नहीं हमारी पहचान तो गुजराती है, मराठी है, इधर तो हमारी इसीलिए पहचान विश्व में बन नहीं पाई। हम लोग अमेरिका में भी बहुत भारतीय हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संगठित इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। तो ये जो है हम लोगों को थोड़ा सा स्वीकारना पड़ेगा हम लोगों की कमजोरी और उस पर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हर देश, हम अगर रसिया की बात करें या जापान की बात करें, उन तमाम वो बड़े देश और छोटे देश जो अपनी भाषा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और हमने देखा भी है कि वो सीखने की, अंग्रेजी सीखने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन हम भारतीयों के मन में एक अंग्रेजी इस तरह से बैठ गई, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, अगर हिंदी आती है तो सिर्फ अगर हिंदी आती है तो आप कुछ जानते ही नहीं, आपने दुनिया ही नहीं देखी है। इस तरह से देखते हैं हम अपने माँ बाप को भी, ऐसा यहाँ पर है। और इस सच को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि हम अपनी भाषा के प्रति कितने लापरवाह है और कितना हम द्वेष रखते हैं अपनी भाषा से, उससे हमें प्रेम करना चाहिए। और जैसा कि सिंह साहब आपने कहा कि आज बसंत पंचमी है और हम भारतीयों को शपथ भी लेनी चाहिए कि हम हिंदी में ज्यादा से ज्यादा क्यों बातचीत नहीं कर सकते, हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। अंग्रेजी अगर हम जानते हैं तो अच्छी बात है, उसमें दिक्कत क्या है, उसे सीखना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कई जगहों पर किसी न किसी माध्यम जो है, कहीं ना कहीं माध्यम का काम करती है, जुड़ने का काम करती है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान थे शैलेंद्र सिंह साहब, जो संस्थापक हैं हिंदी विषय के, और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को अपने हिंदी के बारे में बताया। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आप उस धरती में भी जाकर के आप देश को आप प्यार कर रहे हैं, आप हिंदी को बहुत आप। धन्यवाद केशव जी, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो भारत के लोगों को करना चाहिए और उनके प्रयास से ही, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग, एक चीज हमने देखी है कि भारत में ये लोग योग नहीं करते हैं, लेकिन जब स्वामी रामदेव अमेरिका में आके योग सिखाते हैं और जब अमेरिकन लोग योग करने लगते हैं तो भारत के लोगों को लगता है कि हमको भी योग करना चाहिए। तो वो मैं उसको बहुत अच्छी चीज नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है जब पश्चिम के लोग जो हैं भारत से कोई चीज आई उसको स्वीकार करेंगे मन से और यहाँ पे बदलाव आने लगेगा, वो ज्यादा स्थायी रहेगा। क्योंकि लोग अगर इसलिए योग कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकन लोग योग करते हैं, क्योंकि हमारी चीजें अंग्रेजों ने भी यहाँ से ले गए थे भारत से, और जब बाहर से उसका एक थप्पा लगा के आते थे, जैसे अंग्रेज लोग हमारा सामान लेके रॉ मटेरियल, और जब कपड़े बना के मेड इन इंग्लैंड लिख देते थे तब लोग भारत के लोग पहनते थे, तो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो अभी हमारा जो कोई छोटा सा कस्बा है वो बड़े से शहर को देखता है, शहर जो है वो दिल्ली को देखता है, दिल्ली न्यूयॉर्क को देखता है, तो कभी लगता है कि हम लोग न्यूयॉर्क को बदल दें तो उसका असर हमारे गांव पे पड़ेगा। तो ऐसा इसको, ये ट्रेंड जो है इस तरह इसको बदलना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि जब अमेरिका में बैठा हुआ आदमी वो काम करने लगे जो भारत के गांव का आदमी करता है, तो वो जो है बहुत स्थायी होगा, वो एकदम परमानेंट चीज होगी। तो उसके लिए तभी हो पाएगा जब हमारी चीज जो है बहुत अच्छी तरह से पैकेज होगी और उसको लोग, भारत के लोग, जैसे आपने पहले बोला था कि क्या कर, अगर भारत के लोग ही अगर उसको विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, हम लोग कहते हैं तो विश्व गुरु हैं, हमने कहा भाई आप पहले अपने कस्बे के गुरु तो बन जाएं, आप अपने शहर के गुरु बन जाएं, तभी आप विश्व गुरु की तरफ जाएंगे। तो सभी लोग, स्वामी लोग जो हैं आते हैं यहाँ पे विश्व गुरु बोलते हैं, तो विश्व गुरु कैसे विश्व गुरु माने, कोई तो आपको मान नहीं रहा है, आपने बोल दिया हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन आपकी मान्यता तभी होगी जब आप सही में वो चैंपियन होंगे। तो वो मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग को सभी को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, तभी जो है
हम लोग अपनी भाषा, संस्कृति और अपने धर्म को बहुत अच्छी मान्यता हम लोग दिलवा पाएंगे। तो हिंदी धन्यवाद। के बड़े कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, उनका एक व्यंग याद आ रहा है, जो हंसी का भी चुटकुलों का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में ही है कि एक राजस्थान का व्यक्ति एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को मिलता है और कहता है कि मैं वीर भूमि राजस्थान से हूँ। तो बोले कि मैं जो है मैं भी वीर भूमि उत्तर प्रदेश से हूँ। बोले भाई तू कैसे हो गया? बोले तू कैसे हो गया वीर भूमि राजस्थान से? बोले हमारे यहाँ तो राणा प्रताप जी पैदा हुए। बोले भाई इसमें तेरा क्या योगदान है? तेरा अपना योगदान बता दो। तो ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये जो विश्व गुरु की जो बात है वो मुझे लगता है कि हम लोग पुरानी जो सनातनी जो परंपराएं हैं उनका नाम लेकर के हम आगे बस बढ़ रहे हैं। अपना हमारे पास आज के दौर में कुछ नहीं रह गया है। अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की तो हमारे पास पुष्पक विमान की संरचना बहुत पहले थी, लेकिन हम नहीं भारतीय बना पाए। मेघदूत की बात करें जो कालिदास जी ने लिखा था, अगर हम बहुत पहले काम करते तो शायद हम मोबाइल लाने में हम सबसे पहले सफल होते, लेकिन हमने माना ही नहीं। हमने कहा बादलों से संदेश कैसे जा सकता है? बादलों से संदेश? कैसा मूर्ख कवि है, इसने हिंदी में ऐसे लिख दिया और हम मान लें कि बादलों से संदेश कोई जा सकता है क्या? तो हम ज्यादा कुछ नहीं बदले। पहले वही जो बाण होते थे, जो चीजें होती थी वो मंत्रों से आती थी। पहले मंत्र युग था, अब यंत्र युग है। वही चीज अब यंत्रों के माध्यम से देख रहे। पहले बोलते थे कि मंत्र पढ़ा, और ये चीज यहाँ पर हम उन दृश्यों को लाइव, जैसे महाभारत के जो एक थे संजय, जो धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र को जो बता रहे थे पूरा आंखों देखा लाइव टेलीकास्ट। आज हम आंखों देखा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। जिस तरीके से हम आप बात कर रहे हैं, आप दूसरी धरती पर हैं, हम यहाँ हैं भारत में, और आप अमेरिका से जो लाइव टेलीकास्ट है, मुझे लगता है कि वो संसार का पहला लाइव टेलीकास्ट का जो वर्णन है वो महाभारत में है। हम लोग सीरियस, हम भारतीय लेते ही नहीं किसी विषय को। अगर हम एक बार अगर ले लें और पढ़ लें ये संरचनाएं कहाँ से लोगों ने उठाई है। सबसे पहले अगर पुष्पक विमान की बात की जाए तो किसी विमान को देख करके ही विमान की संरचना या उसको बनाने का जो है हमारे मन में ख्याल आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो चिड़िया थी, उसको उड़ते हुए देखा तो विमान बनाने का ख्याल आया। मुझे लगता है कि जब किसी हम चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं तो हमें उड़ने का ख्याल आता है, ना कि विमान बनाने का ख्याल आता है। फिर किसी व्यक्ति को अगर हम किसी चीज को उड़ते हुए हम देखेंगे तो हमें अपने पंख लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम पंख लगाने के लिए प्रयासरत होंगे, ना कि हम विमान बनाने के लिए उसमें लोग बैठे। तो वो जो बैठने का था वो हमारे रामायण में 9 लाख वर्ष पहले ही लिखा जा चुका है। और तमाम जो विषय हैं, जैसे एक सूरज की जो दूरी है, उपग्रह है, नवग्रह है, इनकी संरचनाएं, इन पर बहुत ज्यादा नासा भी शोध करता है। समय समय पर हम लोग पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग ये मानने को तैयार नहीं। आज देश की जो कंप्यूटर की जो मदर लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उन्होंने कई भाषाओं को डाला लेकिन वो नहीं जो है सफल हुए। तो संस्कृत है और वो हिंदी उसी का स्वरूप है, उसी से निकली है। मुझे लगता है कि भारतीयों, जब दूसरे जर्मनी में आप देखिए कि सबसे ज्यादा संस्कृत पर शोध होता है, रिसर्च होता है, वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि संस्कृत में बहुत कुछ है, आप वेदों को पढ़िए। तो लोगों को पढ़ना चाहिए, और हम अपने देश में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम विरोध करते हैं कि नहीं ये तो हिंदू की भाषा है। एक मुस्लिम ये कहता है कि हिंदू की भाषा है, हम उर्दू से नफरत करते हैं, वो दूसरे से नफरत। मुझे लगता है कि नफरत करना जरूरी नहीं है। हिंदी एक अनिवार्य विषय कर दिया जाए, क्योंकि हिंदी एक सहज है, एक सरल भाषा है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से शायद कुछ अच्छे स्तर से जुड़ पाए। क्योंकि शब्दों का जहां तक अगर बात है, जैसे हम इंग्लिश में अगर डैड गए तो वो पहले से ही खत्म है, लेकिन अगर पिताश्री गए तो वो शब्द ऐसे लगता है जीवन। भाषा में भी कहीं ना कहीं एक जीव है। जैसे संसार में आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, लेकिन जब हम धरती बोलते हैं तो अपने आप ही माता निकल जाता है, क्योंकि सभी चीजें पुल्लिंग है ब्रह्मांड की, सिवाय धरती के। अब धरती को आप देखिए, सूरज है, बृहस्पति है, शुक्र है, सभी एक पुल्लिंग है। लेकिन सभी ग्रह हैं, लेकिन उसमें स्त्रीलिंग अगर पुल्लिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि धरती वो ग्रह होगा जो स्त्रीलिंग है, जिसके लिए सनातन ने कहा कि हम इसकी कोख में पलते हैं, हम इनकी कोख में रहते हैं और हम इनके आंचल में खेलते हैं। तो हम मुझे लगता है कि हिंदी को पढ़ाने का और हिंदी से ज्यादा बेहतर समझाने का कोई माध्यम हो नहीं सकता। उसको हम किसी भी भाषा में समझाएं उतना बेहतर से नहीं समझा सकते, क्योंकि हम उतना नजदीक से नहीं जुड़ पाएंगे। इसको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो लगता है बिल्कुल सजीव है। जो चीजें बोली जा रही हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, बहुत ही जीवंत है। पुराने गाने हम सुन रहे हैं जो बहुत ही शुद्ध हिंदी के होते थे, आज भी जब हम गुनगुनाते हैं तो होठों पर अक्षमात आ ही जाते हैं।
हालांकि भले ही हम लोग बाथरूम सिंगर ही सही, बाहर नहीं गाने का मौका मिल पाया, प्रदर्शन नहीं मिला, लेकिन वो होठों पर जब कभी मन में ख्याल आता है, कभी गम में कोई व्यक्ति डूबे तो वो पुराने गीत, वही लता जी के, या कहीं देशभक्ति की बातचीत चले तो उनमें भी प्रदीप राय जी के गीत और लता मंगेशकर जी की आवाज में, या फिर तमाम बड़े सिंगर की अगर आवाज में हम सुने, तो मुझे लगता है कि हिंदी से वैसा ही प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए। हर भाषा से प्रेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मानो भी, मानना भी चाहिए, क्योंकि हमें संसार से जब जुड़ना है तो हमें संसार में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पहले के जितने कवि थे, हिंदी के कवि थे, लेकिन उनको कहीं 12 भाषा का ज्ञान, कभी 14 भाषा का ज्ञान हर कवि के आगे लिखा है, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, या फिर वो सूरदास जी हो, या फिर वो तमाम हमारे कवि जो हर भाषा को जानते थे, वो कभी विद्यालय में नहीं गए, लेकिन विद्यालय में उन्हें पढ़ाया जा रहा है। कभी वो पाठशाला में उन्होंने मुंह नहीं देखा, लेकिन पाठशाला जो चलती है वो सिर्फ उनके नाम पर चलती है, उनके शब्दों पर चलती है, वो कभी पाठशाला नहीं, उन्होंने कभी अपने आगे नहीं लगाया कि हमने स्नातक किया है, परम स्नातक किया है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके पढ़ाए हुए, उनके लिखी हुई चीजों से लोग परम स्नातक स्नातक वो जरूर रहे। तो एक हिंदी से भी उनका प्रेम रहा है, उन्होंने लिखे ग्रंथ, वो महाग्रंथ हो गए, पूरी दुनिया उन पर शोध कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि ये लिखे तो कैसे लिखे, ये शब्द डाले तो कैसे डाले, वो वैसे ग्रंथी द्वारा नहीं बन पाए। आजकल मुझे लगता है कि शिक्षालय है, ये विद्यालय नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है कि विद्या जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, तो शिक्षालय हैं आजकल, विद्यालय तो नहीं बचे हैं। और मुझे लगता है कि निरंतरता, जिसको कंटिन्यूटी बोलते हैं, अगर वो बीच में रुक जाती है तो फिर वो एक कड़ी अगर बीच में टूट गई तो फिर उसको लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अभी हम लोग, जैसे आप बोल रहे हैं कि भी हम लोग इतने शास्त्रों में सब लिखा हुआ, हमने पुष्पक विमान बनाया, ये सारी चीजें की, सारा आविष्कार किया, तो वो सही है, लेकिन उसको हम लोग बचा नहीं पाए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पास क्रिएशन का तो सामर्थ्य है, हम लोग बनाने का तो सामर्थ्य है, लेकिन प्रिजर्वेशन, जिसको बचाने की जो सामर्थ्य है, वो हमारे में कम हो गई है। क्योंकि अगर हमने कुछ बनाया तो हमारा कोई सामान लूट के ले जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मजबूत आदमी की पहचान है कि वो बनाए भी और उसको बचाए भी। तो अभी हमको बचाने की जो है कला जो सीखनी है, और लोग बोलते हैं भी सोने की चिड़िया, तो अभी मुझे लगता है इस बार सोने की चिड़िया के बदले सोने का शेर बनना चाहिए हम लोग को। क्योंकि चिड़िया सुन के ऐसा लगता है कि कोई दबोच लेगा और उसको दबा लेगा चिड़िया बन के, और अगर सोने का शेर, भारत की ऐसी, हमारे जो भारत के जो हम देखते हैं कि 3 शेर बने हुए हैं, तो उन्हीं को बोला जाए कि भारत जो है, अभी मोदी जी भी हैं तो सोने का शेर बनने की दिशा में अग्रसर है। तो शेर का नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि भाई अब इसको जो दबाना जो है, इसको इतना आसान काम नहीं है। तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो जो हमारी परिकल्पना है, हमारी जो मानसिकता है, चिड़िया की, बिल्कुल आपने जो बात कही, चिड़िया की हर कोई कैद करना चाहता है, जब सोने की हो, जैसे सोने का मृग था तो माता सीता की भी इच्छा हुई कि इसका आप वध करिए, उन्होंने भगवान को ही प्रेरित कर दिया, जब जहाँ भगवान ने कभी शायद ही किसी का वध करने की सोची नहीं थी, और वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है कहे जाते हैं। तो सोने की जब चिड़िया की बात आएगी, जब साधारण सी चिड़िया को लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन जब सोने की चिड़िया सुनेंगे उनको कैद करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि लगातार हम लोग गुलामी में ही जिए हैं, हजारों वर्ष जो है उस चिड़िया को कैद ही किया गया, और अभी भी हम बाहर नहीं निकलना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो रोल मॉडल है, मुझे लगता है कि वो अभी हम लोग, जैसे कि भी हमारे परदादा जो थे पूरे वर्ल्ड चैंपियन थे, फिर दादा जो है अपना नेशनल चैंपियन थे, हमारे पिताजी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे, लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या बहुत ज्यादा उनके कितने दिनों तक खाएंगे? और हमारे जो आदर्श हैं, चाहे महाराणा प्रताप और शिवाजी हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनसे उनको कोई बहुत ज्यादा वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो अगर रोल मॉडल बनेंगे, जो अभी हम लोग बन सकते हैं, ये हम लोग के जनरेशन में, तो हमारे बच्चे देखते हैं कि हाँ, ये रोल मॉडल हैं और हम इनको इनको इनकी तरफ देख सकते हैं और अपना सकते हैं इनकी चीजें। क्योंकि अगर हम लोग उनको यही पता पढ़ाते रहेंगे अभी भी महाराणा प्रताप पे, तो वो उनको, बच्चों ने अगर कोई चीज देखी नहीं है या बहुत ज्यादा सुनी नहीं है बचपन में, तो यहाँ पे अमेरिका में जैसे हम लोग अपने हिंदी में उनको ठा से ठठेरा और इस टाइप की चीजें पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी पुस्तकें हैं
वो अमेरिका में जितने बच्चे पैदा हुए उनके हिसाब से लिखी गई हैं। क्योंकि जैसे ठा से ठठेरा अगर किसी बच्चे ने देखा नहीं है तो उसको समझाना और उसको मानसिक उसमें लाना बहुत मुश्किल काम है। तो रोल मॉडल के लिए यही है कि हमारे जो अभी हम जो देखते हैं कि हाँ इस आदमी ने काम किया है और हमारे सामने है, हमारे पास उदाहरण, और हम भी वो काम कर सकते हैं। तो ये जो है काम जो है बहुत मुश्किल काम, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अभी योगी जी, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सामने है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेके हम भी वैसा काम कर सकते हैं। तो हमारे रोल मॉडल सामने हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हमको बच्चों को दिखाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर हम बताएं कि भी वो 16वीं शताब्दी में रहे थे, महाराणा प्रताप और शिवाजी आए थे, इन्होंने किया था, तो बच्चे उससे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो अमित जी हैं बिहार से आपके लिए एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, लिखा है कि आज से लेकर के ज्ञान तक जो है हमारे शहीदों के नाम पर या क्रांतिकारियों के नाम से क्यों नहीं होना चाहिए? जो हम आज से अनार पढ़ते हैं तो आज से अम्बेडकर होना चाहिए, आज से आजाद होना चाहिए, तो इस तरीके से क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ऐसा बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और इसी टाइप की जो सोच जो है, मतलब उनको अभ्यास में लाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि जो भी चीजें हैं उनको हम लोग पाठ्यक्रम में लाएंगे तो बच्चों को सीधे उनके मस्तिष्क में जाएगा। अगर हम ये सिखाएंगे भगत सिंह टेररिस्ट थे और इस टाइप की चीजें सिखाएंगे तो बच्चों के दिमाग में वही चीजें जाएंगी, क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है अभी वो विकसित हो रहा है, और जो भी उनके हम लोग दिमाग में डालेंगे बच्चे उसको याद करेंगे। तो इस टाइप के कार्यक्रम मुझे लगता है कि इस टाइप की सोच जो है, सोच कहाँ से आती है? सोच जिस टाइप की व्यक्ति सोच होती है उसी टाइप के जो कार्यक्रम बनेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो ऊपर बैठे शीर्ष स्थान पे, और क्योंकि भारत की जो पॉलिटिक्स जो है हम लोग यहाँ बैठ के देखते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा उससे हम लोग उत्साहित नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ जो काम कर रहे हैं उनको काम करने से रोका जाता है। इतनी गंदी पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि भी हम आए, हम ये ऐसा होना चाहिए कि किसी की बुराई करना जो है वो वर्जित है। हम क्या काम करेंगे वो हम बताएं, ना कि हम इसलिए जीत जाएं कि दूसरे को हम गाली दें और दूसरे ने एक काम नहीं किया। तो ये पूरा होना चाहिए कि दूसरे की कोई पॉलिटिक्स में अभी जब भी चुनाव होंगे तो दूसरे की कोई बुराई नहीं कर सकता प्रत्याशी। वो अपने बताएगा कि हम क्या करेंगे और हमने क्या किया है, और अगर दूसरे की बुराई करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए कि आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते। कुछ टाइप के जो ऐसे कदम लेने पड़ेंगे भारत की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि जो प्रजातंत्र का जो इस्तेमाल हो रहा है वो गलत लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और कभी कभी हम लोगों को लगता है कि जो ये है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है, इससे नुकसान हो रहा है भारत का, क्योंकि प्रजातंत्र को जो है ऐसा लगता है कि 5 से 10 साल तक उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वहां की मुझे लगता है जनता अभी उसके लिए आदी नहीं है। क्योंकि इसमें प्रजातंत्र में यहाँ का जो एक राष्ट्रपति था कैनेडी करके, अमेरिका का, उसने ये कहा था कि भी हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर माई कंट्री रेदर देन व्हाट कंट्री कैन डू फॉर मी। मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, ना कि देश मेरे लिए करे। अगर सभी में ये भावना आ जाए कि मैं अपना कर्म करूंगा, जैसे दो लोग हैं, अगर हमारे पास जो कंट्रोल है वो सिर्फ हमारा कर्तव्य के ऊपर कंट्रोल है, हमारी ड्यूटी के ऊपर कंट्रोल है, अगर सभी लोग अपना कर्तव्य करते रहें, मेरा जो कर्तव्य आपके प्रति मैं करता रहूं, आप अपना कर्तव्य करते रहें, तो हमको अपने जो राइट्स हैं, जो हम लोग मानते हैं कि भी ये हमको, ये हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, वो अपने आप मिल जाएगा। अगर मैं अपना जो कर्तव्य आपके प्रति करता हूं तो मुझे रिटर्न में ऑलरेडी मिल जाएगा बिना मांगे। लेकिन जब हम मांगते हैं तो मुझे लगता है कि हम पहली गलती तो ये कर रहे हैं, हमने अगर मांग रहे हैं तो हमने अपना कर्तव्य जो अच्छी तरह से नहीं किया है। तो वो मुझे लगता है भारतीयों को, उनके पास सारी जो फिलॉसफी है, सारी चीजें हमारे पास में हैं, लेकिन जो हमारी कमर इतनी तगड़ी तोड़ी हुई है अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, कि हम लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। और हमारे पास जो अच्छा जो चीज है
उसको हम लोग नहीं अपना पा रहे हैं। हम लोग को लग जैसे ये जो सिंड्रोम होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, हम लोग जानते हैं कि जब आदमी बहुत दिनों तक गुलाम रहता है तो जिसने उसको गुलाम बनाया उसी से उसको प्रेम हो जाता है, उसी से उसको रिस्पेक्ट करने लगता है। उसको लगता है कि हम उसके जैसा बन जाएं ताकि फिर कभी हम गुलाम नहीं हो पाए, क्योंकि जिसने हमको गुलाम बनाया है उसमें अच्छी चीजें होंगी और हम उसकी चीजें अगर अपना लेते हैं तो फिर हम कभी गुलाम नहीं बन जाएंगे। जैसे किसी आप खरगोश को अगर पिंजड़े में काफी दिनों तक रखते हैं तो फिर वो पिंजड़े से बाहर जाने में घबराहट होती है उसको, उसको लगता है कि मैं यहीं पे अच्छा हूँ। तो भारतीयों में अभी मुझे लगता है कि स्वतंत्रता जो है उनको मिली है, लेकिन मानसिक गुलामी जो है वो सबसे बड़ी गुलामी है, और वो उसमें कितना समय लगेगा वो मुझे भी नहीं मालूम है। ऐसा लगता है प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन कितना समय लगेगा अब तो वो देशवासियों के ऊपर निर्भर है कि कितनी जल्दी से जल्दी वो अपनी मानसिक गुलामी को खत्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात पहले भी सही है कि चरित्र प्रमाण पत्र जब हम 5वीं क्लास के बच्चे का बनाते हैं, जब वो दूसरी क्लास में जाता है, दूसरी कक्षा में जाता है, तो इसी तरह राजनेताओं का भी बनना चाहिए कि नफरती भाषा अगर फैलाते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिससे कि दूसरों में भी संदेश जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि कहीं ना कहीं जो गुलामी की जो स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन अभी तक हमारा जो है मन में जो है वो हम मन से अभी आजाद नहीं हुए हैं, शरीर से आजाद हम हो गए हैं। तो ये जो गुलामी की जो जंजीरें जो मानसिक रूप से जो जकड़ी हुई है व्यक्ति को, वो कब छोड़ेंगी? प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए। इसके लिए भी इसका भी श्रेय शिक्षा को ही मुझे लगता है कि जाता है, विद्या को ही जाता है। जब आप शिक्षा और विद्या की आप बात करते हैं, विद्यालय और शिक्षालय की बात करते हैं, मुझे लगता शीर्ष है इसका श्रेय विद्या को ही जाता है। जी, शीर्ष जो हमें नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व जो है उसको जो है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम चपरासी की भी नौकरी लेने जाते हैं तो उसके लिए सब क्वालिफिकेशन लिस्ट होती है कि भी हमको जी ये चाहिए, लेकिन कोई भी नेता जो है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और वो कुछ भी चाहे वो डाकू है या कोई गुंडा है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो सिंबल जो है, क्योंकि मुझे लगता है सिंबल जो है वो इसलिए रखे गए होंगे कि पुराने जमाने में लोग उसको मालूम नहीं रहता होगा, नाम पढ़ नहीं पाते होंगे, तो उन्होंने लगा ठीक है ये चाकू है या ये सरौता है या फूल है या हाथ है, जो भी इस पे हम लगा देंगे। लेकिन अभी तो लोग पढ़ लिख गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जो उनके सिंबल्स की चुनाव की आवश्यकता है। लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है कि ये हमारी ये प्रत्याशी है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ सिंबल्स में हम लोग वोट देते रहेंगे तो हम लोग अच्छे लोगों को आगे नहीं ला पाएंगे। तो जी भारत की जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो कोई भी किसी भी पोस्ट पे चला जाता है जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मालूम नहीं है। अमेरिका में यहाँ पे आप बिना क्वालिफिकेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। इवन यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है सभी लोग या तो लॉयर हैं, वकील हैं, या किसी बिजनेस में है, अच्छी उनको जानकारी है, तो किसी न किसी फील्ड के वो लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन भारत में ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, एक तो पता नहीं चला कि समय आपके साथ बात करते करते ये समय कैसे ये घंटा पूरा हो गया, और समय बिल्कुल जो है समाप्ति की ओर है। लेकिन अगली बार हम आपके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे बहुत जल्द और दर्शकों को भी बताएंगे। लेकिन आपने जो आज बातें रखी हिंदी से जुड़ी हुई कि हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, उनके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं, व्यवस्थाएं भी जिम्मेदार हैं और सरकारें भी उतनी जिम्मेदार है। किसी भी देश की को बढ़ाने के लिए उसकी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम योगदान रखती है, उसको बहुत जरूरी है कि बढ़ाया जाए। तो आज हमारे खास मेहमान थे, साक्षात्कार में मौजूद थे देवेंद्र सिंह साहब। और सिंह साहब बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े। जी, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित।